अब हम लोग शुरू करेंगे नई यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। पुरानी वाली एनसीईआरटी में 2 चैप्टर एक्स्ट्रा थे, एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट था, एक मिनरल न्यूट्रिशन। फिर वो लोग नाराज हो गए, दोनों चैप्टर हटा दिए हैं। ठीक है, अब बचे कितने हैं? तो अब केवल 3 चैप्टर बचे हैं। कौन कौन से? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पायरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इवन इस चैप्टर में भी कुछ घटा दिया है, आखिरी की 2 हेडिंग घटा दिए हैं। तो कोई बात नहीं, जो गया उसको भूल जाइए, जो बचा है उसको याद रखिए। अच्छा, एक अभी नया ट्रेंड और शुरू हुआ है, जहां कहीं यूनिट स्टार्ट होती है वहां एक पैराग्राफ लिखा रहता है। न कभी पढ़ते थे न कभी पढ़ाते थे, लेकिन अभी पढ़ना है। क्यों? लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया, तो अब जब आ गया है तो अब इसको भी पढ़ लिया जाए। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, इसमें 2 लाइनें हैं, अभी बता देंगे क्या है। लिखा बहुत सारा है, काम की सिर्फ 2 लाइनें हैं। अच्छा, यहाँ साइंटिस्ट एक दिया रहता है हर यूनिट की शुरुआत में, तो इस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना। चूंकि इस बार एक क्वेश्चन साइंटिस्ट वाले से भी आ गया, एक क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से भी आया और एक क्वेश्चन साइंटिस्ट वाले पैराग्राफ से भी आया। इस चैप्टर का नहीं था, साइंटिस्ट वाला जो पैराग्राफ था वो इकोलॉजी वाला था, और जो ये वाला पैराग्राफ जिससे सवाल आया था वो सेल चैप्टर का था। ठीक है, सेल यूनिट वाला था। तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। लिखना कुछ नहीं है, केवल इसी में 2-3 लाइनें अंडरलाइन कर लेना है बस। ठीक है, फिर हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी का जो ये इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें बताया क्या गया पहले उसको आप सुन लीजिए। तो इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने का जब से प्रयास किया जा रहा है वैज्ञानिक के द्वारा, तब से 2 बिल्कुल अलग अलग मत हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के। इसमें एक मत है रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी वाला, रिडक्टनिस्ट अप्रोच भी उसको कहते हैं, और वो वास्तव में बायोलॉजी को मॉलिक्यूल के लेवल पर समझना चाहता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को समझने का जब प्रयास किया जाता है तो उसको रिडक्टनिस्ट अप्रोच या उसको फिजिको केमिकल अप्रोच भी कहते हैं। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां ये डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे। वो कह रहे थे नहीं, सिर्फ हम फिजिको केमिकल या मॉलिक्यूलर बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ नहीं सकते हैं। अगर हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना है तो उसको एज ए होल देखो, उसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ना देखो। वैज्ञानिकों ने कहा क्यों? तो कहा मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है अलग, और जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो प्रॉपर्टी आती है नई। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब मिलता है तो वाटर बनता है। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। तो हमारे शरीर में हजारों लाखों मॉलिक्यूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बात उनकी भी सही है। लेकिन जब मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो नई प्रॉपर्टी भी तो निकलती हैं। तो उन नई प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूल से कैसे आप समझोगे? नई प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको पूरा ऑर्गेनिज्म देखना पड़ेगा। तो 2 अप्रोच हैं, एक है जिसमें मॉलिक्यूल के लेवल पर बात की जा रही है, और दूसरे है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन की बात की जा रही है, सेल के लेवल पे बात की जा रही है। तो यहाँ से 2 बिल्कुल अलग अलग अप्रोच हैं। हमको जज नहीं बनना है कि कौन सी अप्रोच सही है, हमको क्वेश्चन सही करना है। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने की 2 अप्रोच है, एक ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच है और एक फिजिको केमिकल अप्रोच है। फिजिको केमिकल अप्रोच मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करता है, और ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच ऑर्गेनिज्म की बात करता है एज ए होल, पूरे की बात हम करें, टुकड़े टुकड़े में ना देखें कि ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल। यही यहां लिखा हुआ है, 2 लाइनें अंडरलाइन करेंगे। लिखा है जब डिस्क्रिप्शन किया गया किसका? स्ट्रक्चर का और किसका? वेरिएशन का। कहां?
लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसका अंत हुआ कि दो बिल्कुल, क्या लिखा है, इरकॉन्सिलेबल। ये इसका मतलब क्या होता है? इररिकॉन्सिलेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कट्टर विरोधी, पक्के एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इररिकॉन्सिलेबल क्या आया? पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया आया। किसमें? बायोलॉजी में। तो जो दो पर्सपेक्टिव हैं उसमें से दोनों के लेबल क्या हैं? अलग अलग हैं। कैसे? तो एक कह रहा है कि कौन से लेबल पे बात करेंगे, ऑर्गेनिज्मिक या और उसके ऊपर के लेबल की बात करेंगे, जबकि दूसरा कह रहा है क्या, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे। क्लियर हुई बात? क्या जब बायोलॉजी को समझने का प्रयास किया गया तो दो अलग अलग मत पैदा हुए और जो एक दूसरे के पक्के विरोधी हैं। पक्के विरोधी के लिए यहाँ जो शब्द यूज किया गया ये कट्टर विरोधी है, ठीक है। एक कहता है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे बात करेंगे और एक कहता है मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे। फिर देखो, फर्स्ट रिजल्ट इन इकोलॉजी, जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात है उसमें ऑर्गेनिज्म और उसके ऊपर इन्वायरमेंट के असर का भी रोल है। कौन सा ऑर्गेनिज्म आज कैसा दिख रहा है वो इस बात पर भी तो डिपेंड करता है कि वो रह कहाँ रहा है, उसका हैबिटेट कैसा है। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट का असर है उसके डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड इन द इकोलॉजी रिलेटेड डिसिप्लिन और सेकेंड रिजल्ट इन क्या, फिजियोलॉजिकल एंड क्या, बायोकेमिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक एग्जाम्पल है जो हम इस चैप्टर में या इस यूनिट में समझेंगे। क्या समझेंगे? तो इन्होंने चैप्टर तो हटा दिया है लेकिन इस पैराग्राफ में सुधार नहीं किया। देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक बात है, रेस्पायरेशन पढ़ेंगे और अल्टीमेटली प्लांट के ग्रोथ को भी पढ़ेंगे। डेवलपमेंट डिस्क्राइब इन द किस फॉर्म में? तो यहाँ तो हम किस टर्म पे बात करेंगे? मॉलिक्यूलर टर्म। साथ में हम लोग क्या देखेंगे? सेलुलर एक्टिविटी इवन एट द ऑर्गेनिज्मिक या ऑर्गेनिज्म लेवल। व्हाट एवर अप्रोप्रिएट द रिलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू द इन्वायरमेंट इज आल्सो डिस्कस। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर इन्वायरमेंट का क्या असर है वो भी देखेंगे। अब आपको ये बताना है कि यहाँ याद क्या रखोगे। तो यहाँ सिर्फ दो बातें याद रखोगे। लिविंग फिनोमेना को समझने की दो कट्टर विरोधी विचारधारा है। पहली बात, पहली विचारधारा कहती है ऑर्गेनिज्मिक या उसके ऊपर के लेवल की बात करेंगे और दूसरी विचारधारा कहती है नहीं, नीचे जाएंगे, सेल और मॉलिक्यूल के लेवल पर बात करेंगे। बस बात खत्म, आगे सब फर्जी कहानी यहाँ दी हुई है, कुछ नहीं लिखना है। फिर आ गए साइंटिस्ट, भैया इनके बारे में भी देख लो। साइंटिस्ट का नाम मेल्विन केल्विन। कहाँ जन्म हुआ? कौन सी जगह? मिनीसोटा। अप्रैल में, कहो डेट नहीं बताए, 1911। इन्होंने पीएचडी किया, वेरी गुड। किस सब्जेक्ट में किया? केमिस्ट्री में। कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। और इन्होंने फिर प्रोफेसर की तरीके से काम किया। कहाँ? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता पूछ ले, कहाँ रहे। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार टू, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी कर एटम बम डाल दिए गए थे और एटम बम में तो रेडियो एक्टिविटी होती है। तो पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया था कि रेडियो एक्टिविटी बहुत खतरनाक चीज है, ये होनी नहीं चाहिए थी। तो कह रहे हैं जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार टू दुनिया सदमे में थी। किसके? हिरोशिमा और नागासाकी। और इन्होंने देखा था, दुनिया ने देखा था क्या? इल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उसी समय जब दुनिया रेडियो एक्टिविटी को इतना बुरा मान रही थी तब केल्विन और उनके साथियों ने रेडियो एक्टिविटी का कौन सा रूप दिखाया? बेनिफिशियल यूज भी दुनिया को दिखाया। इनके जो मित्र, इनके साथी, इनका नाम जे.ए. भासम। इन्होंने रिएक्शन की स्टडी की, किसमें? ग्रीन प्लांट में। क्या बनवाने में?
सुगर, मतलब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। कहां से? फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ग्रीन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनने की इन्होंने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया क्या, तो देखो इन्होंने लेबलिंग किया था जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ यूज हो रहे थे। मॉलिक्यूल अभी आगे पढ़ेंगे, CO2 यूज होता है और वाटर यूज होता है। तो लेबलिंग किया था कार्बन डाइऑक्साइड का, और किससे लेबलिंग किया था? कार्बन 14 से लेबलिंग किया था, और पूरी पूरी C3 साइकिल को एक्सप्लेन कर दिए थे। केल्विन प्रपोज्ड दैट प्लांट चेंज करते हैं क्या, लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे। इलेक्ट्रॉन निकलता है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, आप फ्रॉम द पिगमेंट मॉलिक्यूल। इन्होंने मैपिंग किया पूरे पाथवे का, किस पाथवे का? कार्बन एसिमिलेशन। अभी आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या बताए जा रहे हैं, ये भी सब फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बन एसिमिलेशन क्या है, मैपिंग कैसे की गई थी इन द फोटोसिंथेसिस, और इनके इस काम के नाते इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो ये अच्छा सवाल एग्जाम में आ सकता है। कब का नोबेल मिला? 1961 का मिला। प्रिंसिपल दिए किसके? फोटोसिंथेसिस, इन्होंने ही स्टेबलाइज किए केल्विन। आर एट प्रेजेंट आज इनका इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारी स्टडीज में, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, किसके? एनर्जी के, मटेरियल एंड बेसिक स्टडी ऑफ सोलर एनर्जी रिसर्च। याद क्या रखोगे? तो पहले किस देश में पैदा हुए थे, किस साल में पैदा हुए थे, कहां से PhD किए और कहां प्रोफेसर रहे और किस सब्जेक्ट में किए। ठीक है, ये और इनके साथी का नाम। ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया था? कार्बन 14, और क्या समझाने के लिए यूज किया था? तो कार्बन एसिमिलेशन का पूरा पाथवे समझाया था, और क्या मिला? नोबेल प्राइज। कब का? 1961। इतनी कहानी आप पढ़ लीजिएगा। आपका जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर शुरू होगा उससे पहले एक पेज छोड़ दीजिएगा, घर जाकर के 4-5 पॉइंट निकाल के इसमें से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक पेज छोड़ के नया चैप्टर डालिए। एक पेज छोड़ के नया चैप्टर डालेंगे, कौन सा? तो आंसर देंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। चलिए, चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। जैसा कि एनसीईआरटी के सभी चैप्टर में होता है, बगैर हेडिंग के एक पैराग्राफ लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये वास्तव में इंट्रोडक्शन है। तो चैप्टर का नाम डालें और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस इन गलत है, HEI नहीं होगा, GHER सही तो है। हाँ? कौन सा ये हटा दें बताओ। चलो, चलो कोई बात नहीं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इंट्रोडक्शन।
लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। पहला सवाल ये है कि दुनिया के जितने भी एनिमल हैं उनको फूड कहां से मिलेगा? तो फूड मिलेगा प्लांट से। चलो ठीक है, तो प्लांट को फूड कहां से मिलेगा? सूरज से। वेरी गुड, सूरज के पास है, फूड ले लेंगे हैं? तो प्लांट क्या करेगा? फूड की सिंथेसिस करेगा। और फूड की सिंथेसिस क्यों करेगा? तो अपने लिए करेगा। लेकिन जो डिपेंडेंट हैं, एनिमल के लिए भी करेगा। अब सवाल यह है कि दुनिया में फिर ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी के हो गए, ऐसे लोग जो स्वयं के लिए खाना बना ले और ऐसे लोग जो स्वयं खाना ना बना पाए। तो फिर ऑर्गेनिज्म हो गए दो प्रकार के, एक हो गए ऑटोट्रॉफिक और एक हो गए हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आते हैं प्लांट और हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं एनिमल। प्लांट ऑटोट्रॉफिक में आते हैं क्योंकि प्लांट क्या कर सकते हैं? फूड की सिंथेसिस कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? तो आंसर देंगे फोटो सिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? तो करो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? तो कहोगे केमिकल एनर्जी। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसी प्रोसेस का नाम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो सनलाइट है उसकी जो एनर्जी है उसी से सबकी एनर्जी नीड पूरी होगी। प्लांट की भी एनर्जी की नीड उसी सनलाइट से पूरी होगी और प्लांट के पास आ जाएगी तो एनिमल को भी मिलेगी। तो दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड हैं? तो आंसर क्या देंगे? सनलाइट। तो सनलाइट की जो एनर्जी है उसी पे सभी लोग हैं। डिपेंड ऑल ऑर्गेनिज्म। एक और खास बात, आप सिर्फ ये सोचो कि अगर फोटोसिंथेसिस ना होती तो फूड ना बनता। तो जब फूड ना बनता तो पौधे भी जीवित ना रहते, तो पौधों पर डिपेंड एनिमल भी जीवित ना रहते, तो फिर कोई जीवित ना रहते। इसका मतलब जीवन ही ना होता। तो इस धरती पर जो जीवन चल रहा है उसका आधार फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस से बनने वाला फूड ही इस धरती पर जीवन का आधार। आप सिर्फ एक लाइन सोचो कि फोटोसिंथेसिस बंद कर दो, बस जीवन समाप्त हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बना? फूड बना। और वही क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लास्ट क्वेश्चन, जो फोटोसिंथेसिस है वो हमको दो चीजें देती है। फूड तो देती ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ऑक्सीजन भी देती है। एनसीईआरटी में लिखा है कि सोचो कि अगर ऑक्सीजन ना होती तो क्या होता। तो ऑक्सीजन ना होती तो ना तुम होते ना हम होते, कोचिंग भी चल ना रही होती है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन ना होती तो कुछ ना होता। एक आखिरी क्वेश्चन,
फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की प्रोसेस है? बतियाओ नहीं भाई। फिजिको केमिकल प्रोसेस, लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये ऐसी प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये बताओ एनाबोलिक है कि कैटाबोलिक है? एनाबोलिक प्रोसेस है कि कैटाबोलिक प्रोसेस है? तो जब कुछ बनता है तो एनाबोलिक, और कुछ टूटता है तो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है और एनाबोलिक प्रोसेस। लिखो। एनाबोलिक इफेक्ट का मतलब बनाना होता है। बनाने को एसिमिलेशन भी कहते हैं, इसी नाते इसको एसिमिलेटरी प्रोसेस भी कहते हैं। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। चलिए, लिखा है सभी एनिमल, मतलब हम लोग भी उसमें शामिल हैं। सब लोग डिपेंड हैं किस पर? प्लांट पर। किसके लिए? फूड पर। हैव यू वंडर फ्रॉम वेयर प्लांट गेट फूड? प्लांट को फूड कहाँ से मिलेगा? तो कहोगे जो ग्रीन प्लांट है वो वास्तव में बनाएंगे या सिंथेसिस करेंगे फूड दे नीड, अपनी आवश्यकता के लिए। इवन उनके लिए भी बनाएंगे जो उन पर क्या होंगे? डिपेंड होंगे। ग्रीन प्लांट बनाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं फूड अपनी नीड के लिए। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। इसी नाते सभी पौधों को क्या कहते हो? ऑटोट्रॉफ। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन केवल किसमें मिलता है? प्लांट में मिलता है। लेकिन बाकी जितने ऑर्गेनिज्म है वो सब डिपेंड है किस पर? ग्रीन प्लांट। काहे के लिए? अपने फूड के लिए। तो सब लोगों को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ग्रीन प्लांट कैरी करेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस। इसको टिक कर लो, ये हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज क्या? लाइट एनर्जी को यूज करेंगे और सिंथेसिस करेंगे क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे। अल्टीमेटली दुनिया के जितने लिविंग फॉर्म्स हैं वो सब डिपेंड हैं किसके ऊपर? सनलाइट के ऊपर, अपनी एनर्जी के लिए। यूज ऑफ एनर्जी कहाँ से? सनलाइट। बाय द क्या? प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यही आधार है किसका? जीवन का। किस पर? अर्थ पर जीवन का आधार क्या है? तो कहोगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है दो कारण से। एक तो ये प्राइमरी सोर्स देता है सभी को, लेकिन ये जिम्मेदार है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा आप सोचो कि क्या होगा अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे तो पता है क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की एक और खास बात है, कोई हेडिंग नहीं दी है, क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट डू वी नो, हिंदी में क्या कहेंगे? क्या हम जानते हैं, या हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं? तो जानते होते तो पढ़ काहे रहे होते हैं। एक बात फिर देखो, क्वेश्चन, ये हेडिंग है अर्ली एक्सपेरिमेंट, फिर क्वेश्चन ही है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो जहां होती वो यहां बताया गया है। फिर देखो हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, जितने इन्वॉल्व है वो यहां दिए हैं। फिर देखो व्हाट इज लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या होती है, जो होती वो यहां दिया है। तो हेडिंग नहीं दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। चलिए हेडिंग डालिए
सीधे ये अर्ली एक्सपेरिमेंट। और ये मत सोचिएगा कि ये ऊपर का पढ़ाएंगे नहीं, हाँ हाँ भाई, हेडिंग डालिए अर्ली एक्सपेरिमेंट, यहां से हेडिंग डालेंगे और इसके ऊपर जो लिखा वो इसी अर्ली एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ लेंगे। अर्ली एक्सपेरिमेंट। चलो देखो भाई, तो हेडिंग अर्ली एक्सपेरिमेंट। पहला सवाल यह है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, बताओ भाई। भाई फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट चाहिए, और क्या चाहिए? लाइट के अलावा हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। ये बताओ पता कैसे चला? क्या तो किताब में पढ़ा तो पता चला? किताब में कहां से आ गया? किताब में लोगों ने छापा, तो लोगों को पता कहां से चला? फिर वही सवाल आ गया है। तो ध्यान से सुनिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का ये निचोड़ है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अभी पढ़ने बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसको पता करने में 200-300 साल लग गए, तब जाके पता चला। 1700 से कुछ शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट और 2025 अभी चल रहा है। तो इतने साल लग गए ये पता होने में कि फोटोसिंथेसिस में क्या 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 लगता है। अब कैसे पता चला? उसके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं। तो यहाँ करीबन 5-6 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। एक लाइन लिख लो। पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट में होती है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। तो इसी से क्या पता चला? फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होती है, ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट से। अब एक्सपेरिमेंट देखो जरा, अब लिखेंगे नहीं। जैसे मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है और इस पर्टिकुलर प्लांट में कोई लीफ है, ये मान लेते हैं लीफ है, और लीफ पर चकत्ते पड़े हैं ऐसे ऐसे। लीफ पर जब चकत्ते पड़े होते हैं तो इसको चित्तीदार लीफ कहते हैं। चित्तीदार पत्ती, जैसे चित्तीदार केला होता है, छोटे छोटे बूंदी। और इसका मतलब ये होता है कि इस पूरी लीफ में 2 हिस्से होते हैं। ये होता है नॉन ग्रीन पार्ट और ये होता है क्या? ग्रीन पार्ट। इस पौधे को सनलाइट में रख दिया। अब लिखो नहीं, इस पौधे को सनलाइट में रख लिया गया। आधे 1 घंटे बाद इस बात का टेस्ट किया गया
कि फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करोगे? तो इसके ऊपर आयोडीन डाल दीजिए। आयोडीन की खास बात यह होती है कि वो ये बताता है कि यहाँ शुगर है कि नहीं है। जहाँ शुगर होता है वो हिस्सा ब्लू या पिंक हो जाता है, और जहाँ शुगर नहीं होता है वो पिंक नहीं होता है। तो ये जो नॉन ग्रीन पार्ट था यहाँ पर शुगर नॉट फार्म, और जो कि ग्रीन पार्ट था वहां शुगर बना। कैसे पता चला? वही शुगर टेस्ट कर लिया, स्टार्च आयोडीन टेस्ट होता है। तो ये पता कैसे चला जाता? स्टार्च आयोडीन टेस्ट से पता चलता है, और जहां कहीं इस आयोडीन स्टार्च पाई जाती है वहां ये ब्लू या क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो इस हिस्से का कलर पिंक नहीं हुआ और इस हिस्से का कलर पिंक हो गया, मतलब यहां ग्लूकोज नहीं बना और यहां ग्लूकोज बन गया। और तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रीन पार्ट में होती है। कहा मजा नहीं आया, कहा चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट, फिर यह पौधा लिया गया, फिर उसकी लीफ ली गई और इस लीफ के ऊपर काले रंग की पट्टी लगा दी गई। ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर लगा दिया गया, तो इसका मतलब ये कवर्ड पार्ट हो गया। और अगर कवर्ड पार्ट हो गया तो यहां सनलाइट एक्सपोज नहीं होगी, और ये अनकवर पार्ट है, मतलब सनलाइट एक्सपोज हो गई। ध्यान से देखें, ये जो जहां सनलाइट एक्सपोज नहीं हो रही थी वहां स्टार्च टेस्ट निगेटिव आया, और जहां सनलाइट एक्सपोज हो रही थी वहां स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। तो यहां पॉजिटिव टेस्ट फॉर शुगर, और यहां उल्टा हो गया, यहां निगेटिव होगा। जो कवर पार्ट था वहां निगेटिव टेस्ट आया, और जो अनकवर पार्ट था वो पॉजिटिव टेस्ट आ गया फॉर शुगर। टेक्निक वही कौन सी? स्टार्च आयोडीन टेस्ट। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि सनलाइट में, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का भी क्या है, रोल है। सिर्फ हरे हिस्से होने से पता नहीं चलता। ये दोनों एक्सपेरिमेंट हाई स्कूल में कराए जाते हैं। तो ये लिखा है जैसा कि आपने अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये लिखा है, अभी देख लेना एनसीईआरटी में, जैसा कि आपने अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा। क्या? तो जो वेरिकेटेड लीफ है और जो ये काली पट्टी वाला एक्सपेरिमेंट तो कराया जाता है स्कूलों में। तो जितना हिस्से पर काली पट्टी लगी होगी वहां स्टार्च टेस्ट नेगेटिव, और जहां नहीं लगी होगी वहां स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव। लिखो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इसको मोहल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला था कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? CO2 required for photosynthesis। तो मोहन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट कर डाला कि ये पता चल गया? तो फिर देखो क्या किया। इन्होंने एक प्लांट लिया, उसकी लीफ
इसको एक बीकर में बंद कर दिया और बीकर में रख दिया KOH सोक्ड कॉटन। KOH की खास बात यह होती है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब ये वो एरिया है जहां CO2 नहीं है और बाहर तो CO2 है। इसका मतलब ये है कि ये वो हिस्सा है जो CO2 एक्सपोज्ड पार्ट है और ये वो हिस्सा है CO2 नॉट एक्सपोज्ड। रख दिया, एक्सपेरिमेंट को सेट कर दिया, फिर धूप में रख दिया, 2-4 घंटे बाद फिर टेस्ट किया गया। यहां क्या मिला, पॉजिटिव फॉर शुगर और यहां क्या मिला, नेगेटिव फॉर शुगर। क्या पता चला, यहां शुगर है, इसका मतलब यहां फोटोसिंथेसिस हुई है, यहां शुगर नहीं है, इसका मतलब यहां फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो यहां क्या हुई है, अकर, और यहां फोटोसिंथेसिस नॉट अकर। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। जितना हिस्सा अंदर था वहां CO2 नहीं था और जितना हिस्सा बाहर था वहां CO2 था। तो जहां CO2 था वहां फोटोसिंथेसिस हुई और जहां CO2 नहीं था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। इससे क्या सिद्ध होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2। बनाओ, कितने बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किए। हम क्या जानते हैं, क्या हम जानते हैं, करा लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नोन। पहले से हमें क्या पता है ये भी पता करो। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेज, जो बताते हैं कि क्लोरोफिल चाहिए, मतलब पिगमेंट चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। यू मे हैव कैरीड आउट, आपने कहरा किया होगा क्या, एक्सपेरिमेंट, और आपने देखा होगा क्या, स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीफ। कौन सी लीफ, वेरीगेटेड लीफ या ऐसी लीफ जो पार्शियली कवर होगी किससे, ब्लैक पेपर, और एक्सपोज किया गया होगा किससे, लाइट। फिर आपने टेस्ट किया होगा इन दोनों लीफ को, किसके लिए, फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, कह रहा है आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। कितने लोगों ने किया, झूठ बोल रहा है, वेरी गुड। ये मान रहे हैं कि आप अच्छे स्कूल में पढ़े होगे, आपके एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा। कोरोना में पास हो गए। एक और एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरीड आउट, आपने और किया होगा, मे लगा रखा होगा, उसको उम्मीद है कि किया नहीं होगा। ठीक है, मे हैव मतलब हो सकता है आपने किया हो। क्या, कौन सा पार्ट है, लिखा है वेयर ए पार्ट ऑफ लीफ इनक्लोज इन टेस्ट ट्यूब, जिसमें क्या रखा था, KOH, जो एब्जॉर्ब करेगा किसको, CO2, और आधी लीफ क्या होगी, एक्सपोज टू एयर। दिस सेटअप इज प्लेस इन लाइट फॉर सम टाइम ऑन टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑन 2 पार्ट यू मस्ट हैव फाउंड, आपको मिला होगा क्या,
कि जो एक्सपोज्ड पार्ट था वहां क्या मिला, पॉजिटिव, वाइल जो पोर्शन कहाँ था, ट्यूब में था, वहां क्या मिला, नेगेटिव। ये क्या सिद्ध करता है, CO2 जरूरी है किसके लिए, फोटो। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, ऐसा कंक्लूजन कैसे निकला। तो क्या निकला भाई, KOH ने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां CO2 था ही नहीं, इस नाते वहां टेस्ट क्या गया, नेगेटिव, और जहां एक्सपोज था वहां क्या आया, पॉजिटिव। सब जगह लिखा है कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिर उसको पता चला आपने नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट आ गए, यहां से रियल में शुरू है एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग डालिए प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालिए प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालिए प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट और उसके सामने एरो करके लिखिएगा पूरा नाम, जोसेफ प्रिस्टले, और ब्रैकेट में 1730 से 1804। ये भी बता देते किस हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। मतलब क्या जरूरत है कि कब इनका जन्म हुआ था, कब ये मरे, इससे क्या मतलब है, काम कब किए ये बताओ। 1733 से 1804, 4 साल पहले निपट जाते, कम से कम 1800 ना खराब होता है। और क्या, शुरू करें, चलो लिखेंगे नहीं सुनेंगे। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। देखो भैया प्रिस्टले क्या बता रहे हैं, अभी लिखे नहीं सुने केवल। कह रहा है प्रिस्टले का तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। कब, 1774 में। जैसे 1774 में हम जिंदा थे तो हम सुने होंगे हैं। दूसरा सवाल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या, वो भी अलग मसला है। एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला वो एक अलग मसला है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ, एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। इन्होंने क्या किया कि एक जार लिया और उसके अंदर एक प्लांट रख दिया। थोड़े दिन बाद देखा कि पौधा बुझ गया, उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वहां पर एयर नहीं पहुंच रही थी। कहा जार बदल देते हैं, थोड़ा दूसरा जार लिया, उसमें एक चूहा रख दिए। चलो कछुआ मान लेते हैं। थोड़े दिन बाद ये भी बुझ गया, मतलब इसकी भी डेथ हो गई क्योंकि हवा नहीं मिली। फिर जार बदल देते हैं, तीसरा जार ले लिए। कहा दोनों को साथ में रखते हैं, इसी में पौधे को भी रखते हैं। नहीं, पहले कैंडल वाला था भाई, पहले कैंडल जलाई जाए। हाँ, पहले कैंडल रखा, कैंडल ऐसे ऐसे जल रही है, अगरबत्ती, तो कैंडल मोमबत्ती, हाँ मोमबत्ती बुझ गई, कहा कोई बात नहीं। दूसरा चूहा रखा, चूहा बुझ गया, कोई बात नहीं। फिर दोनों क्या क्या किए, मिला दिए। टेंशन न लो, ध्यान से सुनो। ये है कैंडल और ये है चूहा, दोनों रखे, फिर दोनों बुझ गए, बड़ा परेशान है। फिर बुझ गए मतलब निपट गए। फिर इन्होंने एक और जार लिया और कहा 3 चीज रखेंगे। तो देखो क्या रखा, एक तो कैंडल रखा, एक चूहा रखा, और इसी में एक पेड़ भी रख दिया। कौन सा, मिंट प्लांट। तो देख रहे हैं कि चूहे को भी कोई दिक्कत नहीं है और कैंडल को भी कोई दिक्कत नहीं है।
चूहा भी उछल कूद मचाए है और कैंडल भी आराम से जल रही है। इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से इस बुद्धिमान आदमी ने क्या क्या मतलब निकाला वो देखो, ध्यान से सुनिएगा। पहला मतलब ये निकाला गया कि जब मोमबत्ती जलाते हैं तो वहां की हवा खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। जब चूहा रखते हैं तो उसके सांस लेने से हवा खराब हो जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मतलब एयर खराब हो जाती है, चूहा मर जाता है। जब दोनों साथ में रखते हैं तो भी हवा खराब हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। लेकिन जब पौधा साथ में रख देते हैं तो न चूहा मरता है न मोमबत्ती बुझती है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन दोनों से, ये क्या है कैंडल, ये क्या है माइस, इन दोनों के द्वारा जो हवा खराब की जाती है उस हवा को कौन सही कर देता है, मिंट प्लांट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि पौधों के पास हवा शुद्ध करने की क्षमता है। एक बात मतलब पौधे उस हवा को रीस्टोर कर देते हैं जो हवा खराब हो जाती है मोमबत्ती के जलने से या किसी के सांस लेने से। मतलब पौधे हवा शुद्ध कर सकते हैं, ये इनके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ। इन्होंने ही बताया कि पौधों की ग्रोथ में हवा का बड़ा रोल है। तो क्या क्या बताया, तो 3 काम इन्होंने जीवन में अच्छे किए हैं। पहला, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, कब 1770 की 74। इन्होंने ही बताया कि पौधों की ग्रोथ में किसका रोल है, हवा का रोल है। इन्होंने ही बताया पौधों के पास हवा को शुद्ध करने की क्षमता है, मतलब उसमें जो भी हवा खराब हो जाती है उसको रीस्टोर करते हैं। वैज्ञानिकों ने इनसे पूछना शुरू किया कि पौधे हवा कैसे शुद्ध करते हैं, क्या होता है। कहा हमें कुछ नहीं पता है, हमें जो पता है वो हम बता रहे हैं, वो आप लिख लीजिए। तो क्या क्या किया इन्होंने, डिस्कवर किया क्या, ऑक्सीजन, कब 1774। इन्होंने ही बताया कि रोल है किसका, एयर, किसमें, प्लांट के ग्रोथ में। इन्होंने ही बताया कि प्लांट रीस्टोर करेंगे वो हवा जो रिमूव की जाएगी, किसके द्वारा, बाई बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग माइस। मतलब पौधे क्या करेंगे, प्लांट्स प्यूरिफाई करेंगे किसको, हवा को। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज हुआ तो आप बताओगे, बर्निंग कैंडल, क्या क्या यूज हुआ बेटा, बर्निंग कैंडल, और क्या यूज हुआ, माइस, और क्या यूज हुआ, मिंट प्लांट। ये आया हुआ सवाल है। देखो लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट का नाम जोसेफ प्रिस्टले, कब जिससे कब तक धरती पर रहे, 1770 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसी से पता चला था क्या
कि एसेंशियल रोल है किसका, एयर का, किसमें, ग्रोथ ऑफ प्लांट। कह रहा हो सकता है आपको थोड़ा बहुत याद हो कि इन्होंने डिस्कवर किया क्या, ऑक्सीजन, कब, 1774। तो ये पूछ सकता है, 1774 पूछ सकता है और 1770 पूछ सकता है। एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1770, और ऑक्सीजन 1774। प्रिस्टले ने ऑब्जर्व किया कि जो कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज स्पेस या बेल जार जल्दी ही बुझ जाती थी, ऐसे ही माउस जल्दी ही सफोकेट हो जाता था क्लोज स्पेस। तो ये कंक्लूड किए कि जलती हुई मोमबत्ती से या एनिमल के सांस लेने से जो एयर है वो खराब हो जाती है। लेकिन जब क्या रख दिया गया, मिंट का प्लांट रख दिया गया, तो देखा कि जो माउस है वो भी जिंदा है और जो कैंडल है वो भी कंटिन्यू बर्न कर रही है। तो प्रिस्टले ने फिर क्या की, तो यहां से टिक करो, रियल में तो यही बात है। प्रिस्टले ने क्या हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस टिक कर लो, यही काम का सवाल है। प्लांट क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं उस हवा को जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल से क्या होती है, रिमूव। इसमें लिखा है कि आप सोचो ने कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया होगा, जार के अंदर मोमबत्ती कैसे रखी होगी, चूहा कैसे रखा होगा, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगला एक्सपेरिमेंट, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। लिखिए इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, हाउस है, पता नहीं क्या है, हाउस जेड, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। और ब्रैकेट में 1730 से 1799। तो उम्र में ये प्रिस्टले से बड़े थे। एनसीईआरटी वाले भी कभी कमाल करते हैं, पता नहीं क्यों दे देते हैं। 1730 से 1799 और उसके सामने एरो करके लिखिए पूरा नाम, जॉन इंजन हाउस, और ये लिख लीजिए यहां तक। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनेंगे, केवल 3 क्वेश्चन है। जब ये दुनिया के वैज्ञानिकों को पता चला कि प्रिस्टले ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें वो चूहा रखते हैं, कैंडल रखते हैं और मिंट का प्लांट रखते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, तो इनको भी पता चला। इन्होंने कहा लाओ हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सिमिलर सेटअप यूज किया जो प्रिस्टले ने यूज किया था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा चूहा भी उछल कूद रहा था, मोमबत्ती भी जल रही थी। कहा वाह बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। फिर जानते हो क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट करके वही धूप में रखे थे, तब तक ये सो गए, और जब सो गए तो धीरे धीरे शाम हो गई। अब जब शाम को ये जगे तो देखे चूहा भी बुझा हुआ था और मोमबत्ती भी बुझी हुई थी। बड़ा इनको यार गड़बड़ लगा कि क्या हो गया हमारे सोने के दौरान। तो इस दौरान हुआ क्या कि भाई दिन था तो धूप थी, और फिर शाम हो गई, थोड़ा रात हो गई तो धूप खत्म हो गई। जब धूप खत्म हो गई तो सब मर गए। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, कल नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। कल उसी एक्सपेरिमेंट को फिर दोहराया और क्या किया, पूरे सेटअप को लाइट में रखते थे 1 घंटे के लिए, फिर उठा ले जाते थे, घर के अंदर रखते थे, डार्क में रखते थे, फिर बाहर लाते थे, फिर अंदर जाते थे। तो देखते थे कि जब बाहर रखते थे तो चूहा भी खूब उछलता कूदता था, मोमबत्ती बढ़िया जलती थी, और जब अंदर ले जाते थे तो धीरे धीरे चूहा सुस्त हो जाता था, मोमबत्ती भी धीमी जलने लगती थी। तो फिर उठा के बाहर लाते थे तो फिर चूहा कूदने लगता था। तो इनको समझ में आ गया क्या, कि जो ये एक्सपेरिमेंट है प्रिस्टले वाला, इसमें एक चीज की कमी है। इनके एक्सपेरिमेंट में सब कुछ सही है, पौधे हवा शुद्ध करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इतने जोड़ा केवल। कहा पौधे हवा शुद्ध करते हैं, या वो जो प्रोसेस है जो हवा शुद्ध करती है वो सब कब होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होती है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए,
लाइट चाहिए। ये किसने बताया? इंजन हाउस, जिसको भी आप आराम से बोले दे रहे हो, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? लाइट। किसने बताया? अच्छा, एक और इनके मन में सवाल है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि पौधे के पास हवा शुद्ध करने की क्षमता है, सनलाइट जरूरी है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन हवा शुद्ध कैसे करता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो कहा एक्सपेरिमेंट बदल देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बदल दिया। देखो क्या किया इन्होंने, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर एक एक्वेटिक प्लांट ले लिया। और इसके अंदर इसको क्या किया, चुपचाप सनलाइट में रख दिया। चलो प्लांट ऐसा बना देते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट ले लिया और सनलाइट में रख दिया पानी भर के। तो थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि इसमें बुलबुले बन रहे हैं, बबल। तो कहा लो बबल में देखें, तो पता चला इसमें क्या है, ऑक्सीजन। बस इनका दिमाग चल गया कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उस प्रोसेस में जिसमें हवा क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, ये भी किसकी खोज है? तो आंसर क्या देंगे, जॉन इंजन हाउस। लिखो, यूज किया सिमिलर सेटअप एज लाइक प्रिस्टले, और इसको प्लेस किया इन लाइट एंड डार्क। तो इन्होंने बताया, क्या बताया, बताया ये कि लाइट जरूरी है उस प्लांट प्रोसेस के लिए दैट प्यूरिफाई एयर, जो हवा को शुद्ध करती है, उस प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, लाइट जरूरी है। फिर इन्होंने क्या यूज किया, एक्वेटिक प्लांट एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्वेटिक प्लांट एक्सपेरिमेंट में क्या मिले, बबल मिले, और उसमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिली। तो इन्होंने बताया क्या, कि प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन टू प्यूरिफाई एयर। हवा को शुद्ध करने के लिए पौधे क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। ये किसने बताया, इंजन हाउस ने बताया। एक एक्सपेरिमेंट और पढ़ लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सेक्स एक्सपेरिमेंट, आगे लिख दीजिए जूलियन वान सैक्स। कब?
1854। इनके नाम के आगे सर लगा है, सर जूलियन वान सैक्स कहा जाता है, सर को इनकी उपाधि मिली है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं। इन्होंने क्या कहा, तो इनकी सिर्फ 3-4 बातें हैं। इन्होंने कहा प्रिस्टले भी सही है, इंजनहाउस भी सही है, लेकिन एक बात गलत है। क्या? पौधे की ग्रोथ में एयर का रोल नहीं है, पौधे की ग्रोथ में ग्लूकोज की सिंथेसिस का रोल है। इनका ही कहना है कि पौधे तभी ग्रो करते हैं जब वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। कहा चलो मान लेते हैं। तो लोगों ने इनसे पूछा बनता कहाँ है, तो कहा पौधे में जो ग्रीन पार्ट हैं वहां स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम नहीं बता पाए। वो है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। कहा उसमें ग्रीन पिगमेंट है, उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। कहा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पर वो बनता है। कहा ठीक है। और कहा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो 4 क्वेश्चन है इनके। ग्लूकोज की सिंथेसिस का पौधे की ग्रोथ से रिलेशन किसने बताया? इन्होंने बताया। ग्लूकोज की सिंथेसिस या शुगर की सिंथेसिस कहाँ होती है? तो कहा स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट और स्पेशल पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल में होती है। और कहा ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। लिख लीजिए। ग्लूकोज की सिंथेसिस से क्या होती है? प्लांट की ग्रोथ होती है। एक बात बताइए, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती कहां है? एट स्पेशल बॉडी विद ग्रीन पिगमेंट। वो स्पेशल बॉडी क्या था? क्लोरोप्लास्ट। और वो पिगमेंट कौन सा था? क्लोरोफिल। कैसे होता नहीं पता। एक और बात बताया, शुगर या ग्लूकोज स्टोर इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? ये इन्हीं का बताया हुआ है। चलो यहां से पढ़ना है। कह रहा बिल्कुल सिमिलर सेटअप यूज किया। जो किसने यूज किया था? प्रिस्टले। बस इसको कहां रखा? तो एक बार रखा डार्क और एक बार रखा लाइट। किसने? जॉन इंजनहाउस ने। इन्होंने बताया कि सनलाइट जरूरी है उस प्लांट प्रोसेस के लिए जो पता नहीं कैसे प्यूरिफाई करती है एयर को, जो खराब हो जाती है किससे या किससे। चलो ठीक है। इंजनहाउस ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या लिया? एक्वेटिक प्लांट लिया और साथ में ब्राइट सनलाइट लिया। तो देखा छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं अराउंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जबकि वाइल इन द डार्क, जब अंधेरे में रखा तो ये बुलबुले नहीं बन रहे थे। तो और बाद में ये पता चला कि बुलबुलों में है क्या? ऑक्सीजन। तो फाइनल बात इन्होंने क्या कहा? तो कहा कि केवल हरा हिस्सा है प्लांट का जो क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज करने वाली बात दुनिया को किसने समझाई? तो आंसर देंगे क्या? इंजनहाउस। फिर आए जूलियन वान सैक्स। कह रहा इट वाज नॉट अंटिल अबाउट 1854, जब तक जूलियन वान सैक्स नहीं आ गए, इन्होंने प्रमाण दे दिया क्या? कि प्रोडक्शन होता है किसका? ग्लूकोज का, जब प्लांट क्या करता है? ग्रो। और प्रिस्टले क्या कह रहे थे? प्रिस्टले कह रहे थे रोल ऑफ एयर इन प्लांट ग्रोथ। हवा का प्लांट की ग्रोथ से रिलेशन किसने बताया? प्रिस्टले ने। और ग्लूकोज का किसने बताया?
वानसेक्स ने ग्लूकोज को स्टोर करेंगे किस फॉर्म में, स्टार्च। हिज लेटर स्टडी शोज दैट ग्रीन सब्सटेंस पाए जाएंगे जिनका नाम क्लोरोफिल, स्पेशल बॉडी जिनका नाम क्लोरोप्लास्ट। ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट इन द प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड ग्लूकोज यूजुअली स्टोर एज ए स्टार्च। हेडिंग डालो TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट और ब्रैकेट में ये लिखो 1843 से 1909। इनका बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। TW एंजलमैन, इंजन हाउस अलग है, एंजलमैन अलग है, मिला मत देना। चलो एंजलमैन एक्सपेरिमेंट, देखो क्या हुआ था, कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या जरूरत पड़ी। अभी तक पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि जो ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ये भी पता चल चुका है कि सनलाइट जरूरी है। ये भी पता चल चुका है कि ऑक्सीजन निकलती है। ये भी पता चल चुका है कि ग्लूकोज बनता है। ये सब पता चल चुका है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि जो सनलाइट है उसमें तो 7 कलर पाए जाते हैं, विबग्योर होता है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो इनके मन में सवाल ये है कि क्या सभी वेवलेंथ की लाइट में सेम फोटोसिंथेसिस होती है या सभी वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस अलग अलग होती है। ये इनके मन में है। तो कहा लाओ पता करें। तो पता करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखो इन्होंने लाइट लिया, लाइट का जो भी सोर्स होगा, और यहां से निकलने वाली लाइट को प्रिज्म से गुजार दिया। तो जब लाइट प्रिज्म के अंदर जाएगी तो होगा क्या, ये अपने स्पेक्ट्रम में टूट जाएगी? नहीं टूट जाएगी। वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज और रेड में टूट जाएगी। तो जब ये इसमें टूट गई तो इसका एक्सपोजर इन्होंने कर दिया। ये अलग अलग लाइट को एक कंटेनर में एक्सपोज कर दिया। इस कंटेनर के अंदर इन्होंने एक एल्गी ले लिया, जिस ये है ग्रीन एल्गी क्लाइडोफोरा। अभी लिखो नहीं, समझ लो इनका एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। और अंदर यहां वाटर है, यहां है वाटर, और इस वाटर में इन्होंने डाल दिया बैक्टीरिया। इसमें इन्होंने डाल दिए क्या, बैक्टीरिया। ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। और कहा इस सेटअप को रख देते हैं और आराम से एक्सपेरिमेंट होने देते हैं। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं क्या है, जब भाई फोटोसिंथेसिस होगी तो यहां से जो पौधा है वहां से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो कहां इकट्ठा होंगे, भाई जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां इकट्ठा होंगे। तो ये देख रहे हैं कि तो जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं
वो इस रीजन में ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं और इस रीजन में भी ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं, जबकि बीच वाले रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया कम इकट्ठा हुए हैं। क्यों? इसका मतलब यह है कि जो वायलेट इंडिगो ब्लू है, इस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा। जो बीच में ग्रीन वाला एरिया है वहां फोटोसिंथेसिस कम होगी तो ऑक्सीजन कम निकलेगी, और जो ऑरेंज और रेड वाला एरिया है वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, इस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा है और इस रीजन में फोटोसिंथेसिस कम है। इसका मतलब सभी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस एक जैसी नहीं है। इसी को कहते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम। तो पहला एक्सन स्पेक्ट्रम किसने बताया? तो आंसर देंगे टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का होता है। तो अब लिखो क्या यूज किया? यूज किया ग्रीन एल्गी, लिखते चलें, जिसका नाम क्लेडोफोरा। और क्या यूज किया? इन्होंने यूज किया एरोबिक बैक्टीरिया। तो इन्होंने बताया क्या कि फोटोसिंथेसिस या O2 रिलीज, दोनों बातें कह सकते हैं, नॉट सेम इन लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में ऑक्सीजन का रिलीज सेम नहीं होता है। इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या? फर्स्ट एक्सन स्पेक्ट्रम जो सिमिलर था, सिमिलर टू क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो पहला एक्सन स्पेक्ट्रम दुनिया के सामने कौन लाया? टी.डब्ल्यू. एंजल फिर से बैक करें। अच्छा देख लो, लिख लेना, क्यों इसे लिख लो। क्या सबका छूट गया है? चाहे जितना स्लो लिखो, एक्सपेरिमेंट तो आज हो के रहेंगे। नाउ कंसिडर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। देखो लिखा है इंटरेस्टिंग, तभी तुम लोग औंघा रहे हो हैं। क्या? टी.डब्ल्यू. एंजलमैन कब पैदा हुए, कब मर गए? 1843 से 1909। क्या इस्तेमाल किया? प्रिज्म। क्या किया? स्प्लिट किया स्पेशल कंपोनेंट में, और इल्यूमिनेट किया किसको? ग्रीन एल्गी। कौन सा? क्लेडोफोरा। कहाँ रखा? सस्पेंशन, जिसमें क्या थे? एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्यों किया? ये पता करने के लिए कि ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है। He observed that bacteria accumulate mainly in region of, ये बेटा जरा वहां लिख दो टिक करके, ये लिख लो, बैक्टीरिया मेनली एक्यूमुलेट कहां? ब्लू एंड रेड रीजन। ये लिख लो, लिखा नहीं है। बैक्टीरिया मेनली कहां एक्यूमुलेट हुए? ब्लू और रेड लाइट वाले में, ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। इसी नाते ये टिक कर लो। पहला एक्सन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का किसने एक्सप्लेन किया? इसी ने। वैसे एक्सन स्पेक्ट्रम किसने एक्सप्लेन किया? तो एक्सन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने का काम किसी दूसरे आदमी का है, उसका नाम ब्लैकमैन है। ठीक है, तो किसी और आदमी ने काम किया। रियल में एक्सन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन ये पहले बताए। ये मोटा मोटा किसके जैसा था? तो कहोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। कर आगे देखेंगे हम लोग। यहां तक लिख लिया। यहां से लेकर के
यहां तक ये सब एक ही व्यक्ति का काम है जिसका नाम कार्ल वान नील है। तो लिखो कार्निलस वान नील, ब्रैकेट में इनका ईयर भी लिख लो, एक्सपेरिमेंट। कार्ल वान नील ब्रैकेट में ये, और उसके सामने एरो करके ये लिख दीजिएगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सब रटने वाले सवाल हैं। कार्ल वान नील, कार्ल वान नील। और एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? तो यहां लिखा है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ये भी रटने वाला सवाल है। किस पर किए थे? तो नीचे एरो करके लिख दीजिए एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इस व्यक्ति ने तो गजब ही दिमाग लगा दिया। शुरू करें। कुछ भी लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। देखो क्या कह रहे हैं कि जो 19वीं शताब्दी चल रही है, मतलब सन 1800 समथिंग कुछ चल रहा होगा, 20वीं शताब्दी, कह रहा तब तक आते आते दुनिया को काफी कुछ समझ में आ चुका है। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस है क्या भाई? ऐसी कोई प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया जाता है। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। ये बात थोड़ी दुनिया को पता चल चुकी है। ये भी पता चल चुका है कि इसमें ऑक्सीजन भी निकलती है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पता होना बाकी है। क्या देखो जरा, कहा गया कि भाई ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बना लेते हैं क्या? ग्लूकोज, जिसको एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है CH2O, ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है? तो भाई यहां 6 कार्बन कर दोगे तो यहां भी क्या हो जाएंगे? 6। तो यहां क्या हो जाएगा? 12। कहा CO2 से ग्लूकोज बनेगा किसके प्रेजेंस में? लाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या खड़ी हो रही है। समस्या देखो क्या है। कहा इसके साथ कुछ ना कुछ और भी निकलेगा। कहा ये क्या है? तो देखो कहा है कि ऐसा कोई ना कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए जो इस CO2 को रिड्यूस करे। लिखिएगा नहीं, केवल सुनिएगा। जो इस CO2 को रिड्यूस करके क्या बना दे। भाई CO2 से अगर ग्लूकोज बनाए हो तो ये हुआ क्या है? रिडक्शन हुआ है। तो कहा दुनिया में अगर कोई घटना हो रही है, CO2 रिड्यूस होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, तो कोई ना कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हाइड्रोजन डोनर होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो स्वयं ऑक्सीडाइज भी होता है। तीनों बातें आपस में जुड़ी हैं। फिर से सुनते हैं। इनका कहना है कि भाई CO2 से ग्लूकोज बनता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन CO2 से ग्लूकोज बनने में घटना होती है रिडक्शन। तो अगर CO2 रिड्यूस हो रही है तो कोई ना कोई इसको रिड्यूस कर रहा होगा। जो रिड्यूस कर रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो रिड्यूस कर रहा होगा वो हाइड्रोजन डोनर होगा। और जो रिड्यूस कर रहा होगा वो स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो कहा कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जो स्वयं ऑक्सीडाइज हो सके। इन्होंने कहा वो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा, वही हाइड्रोजन डोनर होगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
जो ऑक्सीडाइज होगा, जो हाइड्रोजन देगा, जो ऑक्सीडाइजेबल होगा, वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। तो लोगों ने पूछा भैया कौन होगा, तो कहा देखो उसके ऑप्शन दो हैं, या तो ये H2O होगा और या तो ये H2S होगा। कहा ऐसा करते हैं H2O यूज कर लेते हैं, तो कहा चलो यूज कर लिया जाए। तो H2O यूज किया गया। तो जब H2O यूज किया गया, CO2 को रिड्यूस किया गया, ग्लूकोज बनाई गई, तो दो मॉलिक्यूल क्या निकले, ऑक्सीजन के। और कहा जब H2S यूज किया गया, CO2 को रिड्यूस किया गया, तो फिर ग्लूकोज बना और दो मॉलिक्यूल रिलीज हो गए किसके, सल्फर के। तो यहीं से कहानी बिल्कुल खुल गई। क्या कहा, देखिए CO2 को तो रिड्यूस करना ही करना है, अब रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पर बताओ क्या यूज करोगे। तो कहा अगर वाटर यूज करेंगे तब तो ऑक्सीजन निकलेगी, और अगर H2S यूज करोगे तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। कहा यह काम करता कौन है, तो कहा वाटर यूज करते हैं ग्रीन प्लांट, जबकि H2S यूज करते हैं कौन से, कौन कौन सल्फर थे, पर्पल, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अभी लिखो नहीं, सुन लो, यहां दो सवाल और हैं। तो घुमा फिरा के जो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि किसी भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में CO2 रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। पहली बात, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाए और CO2 को रिड्यूस कर दे। जो स्वयं ऑक्सीडाइज होगा उसको कहोगे ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, वही हाइड्रोजन डोनर होगा। वो स्वयं क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। कहा ये दो हैं, या तो वाटर और या तो H2S। कहा जब वाटर यूज करोगे तो ऑक्सीजन निकलेगी, और जब H2S यूज करोगे तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, सल्फर निकलेगी। तो आराम से बताएं, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या है और रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या है। तो देखो CO2 से ग्लूकोज बनना क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब इससे ये बनना क्या है, ऑक्सीडेशन। CO2 से ग्लूकोज बनना क्या है, रिडक्शन। तो इससे ये बनना क्या, ऑक्सीडेशन। तो जरा बताओ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्शन में या फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है और रिडक्शन प्रोडक्ट क्या है। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट या तो ऑक्सीजन है या तो सल्फर है। किस पे तय होगा, या तो H2O यूज करो या तो H2S। और रिडक्शन प्रोडक्ट, उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो ग्रीन और बैक्टीरिया में अंतर बताओ। ग्रीन प्लांट में 5 क्वेश्चन। पहला सवाल, ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर। ग्रीन प्लांट में रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। ग्रीन प्लांट में ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट में ऑक्सीजन निकलेगी तो मतलब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, बैक्टीरिया चाहे वो ग्रीन बैक्टीरिया हो चाहे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो, आराम से बताओ हाइड्रोजन डोनर कौन है, हाइड्रोजन डोनर कौन है, H2S। तो रिडक्शन प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, सल्फर। क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं। तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होगी, नहीं। तो कैसी फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक। अभी लिखो नहीं, सुनो।
तो फार ग्रीन प्लांट, हमको सारे क्वेश्चन बता डालो फटाफट। हाइड्रोजन डोनर, है हाइड्रोजन डोनर H2O। अच्छा, रिडक्शन प्रोडक्ट, कौन सा? ग्लूकोज। अच्छा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कौन सा? ऑक्सीजन। इसी नाते इस फोटोसिंथेसिस को क्या कहोगे? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी ना, O2 रिलीज, तो कहोगे ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेसिस। अच्छा, दूसरे कौन से थे? ग्रीन, पर्पल, सल्फर, बैक्टीरिया। वही क्वेश्चन, हाइड्रोजन डोनर कौन सा? H2S। अच्छा, रिडक्शन प्रोडक्ट कौन सा? तो कहोगे ग्लूकोज। और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या? सल्फर। क्या नहीं? तो इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी, O2 नॉट रिलीज। तो कैसी फोटोसिंथेसिस? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब लिखो, तो जो फाइनल रिएक्शन है वो ये है, हमारे साथ लिख ले। फाइनल रिएक्शन ये है कि 6 CO2 लीजिए, 12 वाटर लीजिए, लाइट के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेंगे, 6 वाटर निकलेंगे और 6 ऑक्सीजन निकलेंगे। जो बात बिल्कुल स्पष्ट है पहले से ही कि CO2 से ही क्या बनता है, ये ग्लूकोज है। CO2 से ही क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और अभी पीछे पता चला है कि वाटर से क्या निकलती है? ऑक्सीजन। CO2 से ग्लूकोज बनने को कहते हैं रिडक्शन, और वाटर से ऑक्सीजन निकलने को कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? तो कहोगे रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। लिख लो इतना, सिर्फ 2 सवाल हैं, उनके जवाब बस। पहला सवाल, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है उसका सोर्स क्या है? भाई ऑक्सीजन तो यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, कहां से? वाटर से। कैसे पता चला? और पीछे बताए हैं कि जब वाटर लेते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है, और जब वाटर नहीं लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं निकलती। इसका मतलब ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती है। ये दुनिया को किसने बताया? आंसर देंगे कार्ल वान नील ने बताया, लेकिन दुनिया ने माना नहीं। बताया किसने? कार्ल वान नील। माना नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा, विज्ञान की दुनिया में प्रूफ करना पड़ता है। तो इसी बात को प्रूफ किसने किया? तो एनसीईआरटी में लिखा है बाद में प्रूफ किया गया। तो बाद में 2 साइंटिस्ट हैं,
रूबेन एंड कामेन, उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया। कैसे? तो कहा रेडियो आइसोटोप टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ध्यान से देखेंगे। कहा ऑक्सीजन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं। एक ऑक्सीजन आइसोटोप होता है 16 और एक ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है 18। एक काम करते हैं, यहां जो O है उस पे 16 वाला O लेते हैं, यहां जो O है उस पे 18 वाला O लेते हैं, और यहां वाले O चेक कर लेते हैं। अगर यहां O 16 वाला मिलता है, इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन अगर यहां O मिल जाए 18 वाला तो, और यहां कौन सा वाला? 16, और यहां कौन सा? 16। तो कंफर्म हो गया क्या? यहां लिया 16 वाला ऑक्सीजन तो यहां मिला 16 वाला, और यहां लिया तो यहां मिला 18। तो इस बात को किसने प्रूफ किया? रूबेन एंड कामेन। ये नाम साइंटिस्ट नहीं दिए हैं, क्या यूज किया? कहोगे हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन 18। ये लाइन लिख ही चुके हो, 2 लाइनें लिख लो। इन ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस oxygen release that derive from, कहां से? वाटर। कहां से? नहीं, नॉट फ्रॉम CO2। ये बात पहले दिया किसने? गिवन बाई। तो आंसर देंगे कार्ल वान नील। लेकिन प्रूफ किसने किया? तो आंसर देंगे रूबेन एंड कामेन। अब रूबेन एंड कामेन ने क्या यूज किया था? रेडियो आइसोटोप टेक्निक। क्या यूज किया था? हैवी हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा? O18। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वाटर से निकल के आई, ये बताया किसने? कार्ल वान नील। और प्रूफ किसने किया? रूबेन एंड कामेन। क्या यूज किया? हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। लिख लिया हो तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं बस। समझ में बात आ गई है? सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल वान नील का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है भैया, जब यहां 6 वाटर निकालने ही थे तो यहां 12 काहे लिए थे? अच्छा, प्लांट को रिएक्शन बैलेंस कराने हैं भाई। 12 लो, 6 निकल जाए, इसका क्या मतलब है? 6 ही ना लो। खुद इतना नहीं सोचते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है 12 वाटर मॉलिक्यूल क्यों यूज किए, जबकि 6 तो निकल गए। 12 लिए, यहां 6 वाटर नहीं लिखे हैं, तो 6 ही ना लिए होते। नहीं समझ में आई बात? लिए 12, यहां 6 मिल गए, तो 6 ही लेते ना, तो क्या दिक्कत थी बताओ? तो ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा सबसे आखिरी कि 12 वाटर मॉलिक्यूल क्यों यूज करते हैं। तो ध्यान से सुने, एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए 2 वाटर चाहिए, 6 CO2 को रिड्यूस करने के लिए 12 वाटर। 1 CO2
रिडक्शन रिक्वायर कितने, 2 वाटर, तो फिर 6 CO2 रिक्वायर कितने, 12 वाटर। पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ? CO2। CO2 क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। अच्छा, सारी मेहनतें बेकार कर दी है यार। CO2 रिड्यूस और वाटर ऑक्सीडाइज। चलो इसको पढ़ लो, बस घर जाओ। कह रहा मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य आते आते तक के फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस नोन, प्लांट यूज लाइट एनर्जी मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। मेन इक्वेशन क्या बनी? CO2 लिया, वाटर लिया, लाइट लिया, कार्बोहाइड्रेट बना, ऑक्सीजन निकली। लेकिन माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन कहां से आया? तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नाम कार्ल वान नील, कब से कब तक? इन्होंने किस पर स्टडी की थी? तो कहोगे पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। और क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? तो कहा फोटोसिंथेसिस में ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हमको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। कहां से? किसी ऑक्सीडाइज होने वाले कंपाउंड से, जो रिड्यूस कर सके किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसमें? कार्बोहाइड्रेट। तो रिएक्शन ऐसे लिखा, CO2 से क्या मिला? ग्लूकोज तो मिला, लेकिन हमको H2A लिख दिया, जिससे हमको इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। लिखा हरे पौधों में वाटर ही क्या है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा? ऑक्सीजन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। क्यों? यूज करते हैं क्या? H2S एज ए हाइड्रोजन डोनर। कहां? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर। तो क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बदल जाता है। ये बताओ, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बदलता है कि रिडक्शन प्रोडक्ट? दोनों में, दोनों का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बदलता है। रिडक्शन प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है, ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर या सल्फेट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। क्या नहीं मिलता है? ऑक्सीजन। हेंस पता चला कि जो O2 निकली है हरे पौधों में, वो कहां से आई है? वाटर। कहां से नहीं आई है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाज लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। कौन सा लिखा है? द करेक्ट इक्वेशन इज दिस। ये तो सामने लिखी ही है। इससे पता चल रहा है कि जो O2 रिलीज हुई वो कहां से? वाटर से। इसको प्रूव कैसे किया गया? रेडियो आइसोटोप टेक्निक। कह रहा नोट दैट दिस इज नॉट ए, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, यहां बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। कह रहा आखिरी में कैन यू एक्सप्लेन, आप बता सकते हैं क्या? 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सबस्ट्रेट आर यूज इन इक्वेशन। 12 क्यों यूज हुए? तो एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए 2, तो 6 के लिए 12। आज के लिए काफी हो चुका है।